जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से खास टॉपिक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपका, इंडिया डेजिग्नेट्स ग्रीन हाइड्रोजन हब्स एट 3 पोर्ट्स। भारत ने 3 बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन केंद्र स्थापित किए। देखिए, सबसे पहले क्या बात कर रहा है, ठीक, इंडिया ने 3 हाइड्रोजन हब जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किए, या फिर यूं कह लीजिए 3 जो पहले से बंदरगाह हुआ करते थे उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब होता क्या है। देखिए, जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है ना, जहां पर भी शब्द ग्रीन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि पॉल्यूशन फ्री है, जो कि सोलर एनर्जी से बना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर थर्मल एनर्जी से बना है, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 3 ऐसे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का हब बना दिया है। हब, अब सर ये हब क्या होता है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो बच्चों देखो, जब भी मैं बात करूंगा हब की ना, तो हब का मतलब क्या होता है, हब का मतलब क्या होता है, वहीं पे प्रोडक्शन भी होगा। प्रोडक्शन किस चीज का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी का, और ग्रीन तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एनर्जी होता ही है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन भी हो जाएगा, स्टोरेज भी यहीं पे होगा, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा अलग अलग जगह पे जाएगा, ठीक है, वो भी यहीं पर ही होगा। ठीक है बच्चे, वो भी यहीं पर ही होगा। यानी कि A to Z सारे के सारे काम यही इसी बंदरगाह पे किए जाएंगे। किस चीज से रिलेटेड, हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हब, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हब के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। तो न्यूज में इसीलिए है कि जो हमारे मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने क्या किया है, 3 पोर्ट्स, ऐसे हमारे 3 बंदरगाह हैं जिसे ग्रीन हाइड्रोजन हब बना दिया है, याद रखिए। और किस मिशन के अंदर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहाँ पे एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया था, जिसमें कि हाइड्रोजन एनर्जी बनाई जाती थी। जैसे कि वाटर है ना, H2O होता है ना, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा, और इस हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं और क्या क्या है, पूरा डिटेल। अभी देखिए, हब होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। हब जहां पे सारे के सारे काम किया जाए, प्रोडक्शन भी वहीं पे किया जाए, ठीक है, और स्टोरेज भी वहीं पे हो, और वहीं से सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, उसको हब बोलेंगे। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे 3 हब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि गुजरात में है, ठीक है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पे प्रदीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। याद रखना, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, दीनदयाल पोर्ट जो है, ठीक है, पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब इन तीनों ग्रीन एनर्जी हब में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो मूव है, स्टैब्लिश करता है एक इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड कंजप्शन। मैंने बताया तो प्रोडक्शन यहीं पे होगा, स्टोरेज यहीं पे होगा, और कंजप्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी यहीं से ही किया जाएगा। सारा काम यहीं पे किया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग हब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मिशन जो है क्या बनाएगा, इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे किस चीज के फील्ड में, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट की फील्ड में। हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी करेंगे, स्टोर भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। लार्ज स्केल हाइड्रोजन हब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे डेफिनेटली। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग इनोवेशन करेंगे और ज्यादा सप्लाई चेन डेवलप करेंगे। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रोडक्शन से लेकर के और प्रोडक्शन के लिए भी जिन जिन चीजों का जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों से लेकर के कहां पे, कंजप्शन तक, कहां पे, कंजप्शन तक की हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन से लेकर के कंजप्शन तक उसका हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस सप्लाई चेन के अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई चेन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब इससे इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हमने एक टारगेट रखा था नेट जीरो एमिशन या फिर नेट जीरो कार्बन टारगेट, जिसमें यह था कि भारत 2070 तक जाते जाते, ठीक है, 0% कार्बन का एमिशन करेगा, यानी कि नेट जीरो टारगेट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो हमारा इंडस्ट्रीज है ना, वो डीकार्बनाइज हो जाएंगी और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या है, जो हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो डेफिनेटली, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन
जो हाइड्रोजन बनाएंगे या हाइड्रोजन जैसी कोई ग्रीन एनर्जी बनाएंगे जिसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इसको डीकार्बनाइजेशन कहते हैं। तो हमारा डीकार्बनाइजेशन भी होगा जिससे कि इंडिया जो होगा, इंडिया का जो लीडरशिप है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा उभर के सामने आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3 पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एक माइलस्टोन सेट कर दिया है इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन हब के फील्ड में, यानी कि अब इस तरीके की चीजें शुरू हो चुकी है, तो आगे भी फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ेगी। इसीलिए तो इसको एक मंत्रालय भी डिजाइन किया गया है। ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज मंत्रालय, यानी कि जो हमारा इन्हीं एनर्जी पे काम करेगा, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसी पे काम करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिगिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज की बात की जा रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जा रही है। ठीक है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और कब से हो रहा है, तो आपका 13 अक्टूबर से हो रहा है। कहाँ पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हो रहा है। ठीक है, और ये इसका 4th एडिशन है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हम कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो क्यों करते हैं। 2 रीजन होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज करने के, मेन वैसे तो बहुत रीजन है, लेकिन 2 रीजन होते हैं। पहला जो रीजन होता है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के कि हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को वॉर में जाने से पहले। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रिपरेशन है। ठीक है, प्रिपरेशन है एक तरीके का, प्रिपरेशन फॉर वॉर सिचुएशन सॉरी बच्चों। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर वॉर सिचुएशन, यानी कि हम युद्ध में जाने से पहले, युद्ध की स्थिति से पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग अपने हथियारों का और अपने ताकत को डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो हम लोग अपने हथियार, अपने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेपन्स का क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं हम लोग, प्रदर्शनी भी करते हैं। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो ये 2 रीजन होता है हम लोग जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हम लोगों ने, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है बच्चों, क्या किया है, ऑस्ट्रा हिंद 2025, क्योंकि 2025 में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्सरसाइज क्या है। ये 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें 120 पर्सोनल जो होंगे हमारे देश से जाएंगे, किस बटालियन से, गोरखा बटालियन से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये एक एक्सरसाइज की जाए सॉरी बच्चों, पता नहीं क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, 13 से लेकर के 26 अक्टूबर तक ये किया जा रही है एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद जिसका नाम है। तो इसमें हमारी इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है, 120 पर्सोनल्स जा रहे हैं गोरखा राइफल बटालियन में। ठीक है बच्चों, गोरखा राइफल बटालियन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, ये बटालियन है एक तरीके की डिफेंस में, हमारे डिफेंस की, और जिसमें 120 लोग हमने भेज दिया है। उसके बाद ये क्या होगा, हमारा मिलिट्री कॉपरेशन एनहांस होगा, बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हमारा मदद करेगा, हम ऑस्ट्रेलिया का मदद करेंगे। हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी, ये सब कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों आर्मीज के बीच में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी एक्सरसाइजेस है मिलिट्री, या और भी एक्सरसाइजेस है जो कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ या किसी कंट्री के साथ परफॉर्म करते हैं, उसके लिए एक यूं कह लो, एक ताकत मिल जाएगी, एक विजन मिल जाएगा, या फिर और सारी एक्सरसाइजेस के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज होगी ना, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स की बात करेगी। वॉरफेयर टैक्टिक्स का मतलब युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, युद्ध कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसकी टैक्टिक्स पे ये पूरी प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, जो हमारा अर्बन सेमी अर्बन टेरेन्स है। उसके बाद बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंपनी लेवल ऑपरेशंस इन ओपन एंड सेमी डेजर्ट एरिया। ठीक है, ये कंपनी लेवल ऑपरेशन यानी देखिए होता क्या है, जो हमारी सेनाएं है ना, कंपनीज में डिवाइडेड है। ठीक है, किसी कंपनी का नाम एक है, किसी कंपनी का नाम दूसरा है। ठीक है, राजपूत कंपनी हो गया, बिहार कंपनी हो गया, तो कंपनीज में ये डिवाइडेड है। तो इस एक्सरसाइज में जो कंपनी लेवल के ऑपरेशंस होने वाले हैं, जो कि ओपन एंड सेमी डेजर्ट एरिया में होंगे। ठीक है, ओपन मतलब खुला मैदान, सेमी डेजर्ट का मतलब वहां पे सेमी रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान थोड़ा है और थोड़ा रेगिस्तान नहीं है। तो इस तरीके के एरिया में इसको परफॉर्म किया जा रहा है, और कहाँ पे, पर्थ में बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व क्या है इसका, ये हमारे डिफेंस टाइज को मजबूत बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो हमारा
टाई है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उसको मजबूत बनाएगा। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। किसके किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हमारा जॉइंट ऑपरेशन एक साथ होगा तो डेफिनेटली हम अपने तौर तरीके उनको शेयर कर पाएंगे और वो हमारे तौर तरीके सीख पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा और ये कॉम्बैट एनवायरनमेंट के लिए एक कॉम्बैट एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। ठीक है बच्चों, लड़ाकू एनवायरनमेंट, लड़ाकू जो माहौल, हम लोग युद्ध के मैदान में लड़ाकू माहौल ही तो बनेगा, एनवायरनमेंट यही तो बनेगा, तो उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक कॉम्बैट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्बैट एनवायरनमेंट को समझने में एक दूसरे को मदद करेंगे ये दोनों के दोनों देश। ठीक है, हमारे बायलैटरल मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ेगी। बायलैटरल का मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। ठीक है, क्या है ये? इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है भाई साहब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? चाइना को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए हैं, जिसमें एक आता है क्वाड। हमने एक क्वाड नाम का एक ग्रुप भी शुरू किया है। उस क्वाड में क्या है? आपका यूएस है, ठीक है, जापान है, इंडिया है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके हम लोगों ने क्या, दो और कंट्रीज भी हैं, यूएस, जापान और आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज ने मिलकर के क्वाड शुरू किया है। और ये ऑस्ट्रेलिया, इसमें याद रखना, पहले 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है, फिर 2008 में निकल गया था और फिर 2017 में आके गए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में शामिल हो गया। तो इस जैसे ही ग्रुप में शामिल हुए, चार बंदों का ग्रुप बन गया, जिसको हम लोग क्वाड के नाम से जानते हैं। तो क्वाड एक्सरसाइज भी परफॉर्म करता है इंडिया हमारे लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब जो हमारा ऑस्ट्रा हिंद 2025 है, ये क्या बता रहा है? ठीक है, हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन बता रहा है, ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक दूसरे का भरोसा बता रहा है, एक दूसरे का ट्रस्ट बता रहा है कि हाँ भैया हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है। ये सारी चीजें बता रहा है, तभी तो हम एक दूसरे के साथ आर्मी के ड्रिल कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक दूसरे के कमिटमेंट को हम यहाँ पे और रीजनल पीस मेंटेन करने के लिए और एक दूसरे के पॉलिटिक्स में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके पॉलिटिक्स में हम लोग अपना एडवाइस देते हैं, उनके पॉलिसीज में भी एडवाइस देते हैं, वो भी हमारे लिए देते हैं। तो एक अच्छा हमें एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ऑस्ट्रा हिंद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला देखते हैं, अगला क्लाइमेट चेंज टॉप थ्रेट टू नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को जो है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है, देता है ना, यूनेस्को क्या देता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाता है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाता है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है आज की डेट में? तो हमारा क्लाइमेट चेंज पहुंचा रहा है, याद रखना। ठीक है, हमारे क्लाइमेट चेंज पहुंचा रहा है। क्लियर है पॉइंट? और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है? जो विश्व धरोहर परिदृश्य, ठीक है, का एक चौथा रिपोर्ट पेश किया गया, उसमें सब कुछ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को कुछ ऐसी साइट्स को डिसाइड करता है, लिस्ट में बनाता है, जिनको हमको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत पड़ती है, बचाने की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक आपके आते हैं नेचुरल, ठीक है बच्चों, एक आपके आते हैं नेचुरल, एक आपके आते हैं कल्चरल, ठीक है, और एक आपके आते हैं मिक्स। ठीक है बच्चों, मिक्स। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, टोटल हमारे पास 44 साइट्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेचुरल 7 हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, 36 कल्चरल है और एक आपका मिक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 44 यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनाए हैं, उसमें 44 साइट्स इंडिया की शामिल है। अच्छा, हम इंडिया में बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र। अगेन आई एम सॉरी। इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाई जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी क्या बोला गया है? ठीक है, IUCN के द्वारा, ठीक है, IUCN के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? क्लाइमेट चेंज, जो कि टॉप थ्रेट बन चुका है आज की डेट में। और क्लाइमेट चेंज से कितना? 33% खतरा बढ़ चुका है
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और कौन से, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि ये वाला। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से कल्चर का तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल तो फर्क पड़ेगा ही भाई आपका, जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, सारे आपके इनको तो फर्क पड़ेगा ही, नेचुरल है भाई साहब, तो क्लाइमेट चेंज का नेचर पे फर्क पड़ता ही है। तो ये आपकी न्यूज है सबसे ज्यादा कौन नेचुरल, सबसे ज्यादा जो आपका नेचुरल जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज है जो सबसे ज्यादा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, अब उस रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है, जो थ्रेट है यानी कि जो खतरा है, ठीक है, किसको, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो खतरा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो खतरा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किस चीज से है, तो सबसे ज्यादा हमारा मतलब एनवायरमेंट यानी क्लाइमेट चेंज से है। ठीक है, और कितना हो चुका है भाई, 33% हो चुका है। इससे पहले किसका था, सबसे ज्यादा इन्वेसिव स्पीसीज से होता था पहले। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब जो कि इंडिया में आ जाते थे, ठीक है, ये इंडिया में आ जाते थे बाहर से, इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर कंट्रीज आ जाते थे, याद रखना। तो जो दूसरी दुनिया से दूसरे देशों से इंडिया में आते थे, ठीक है, उनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता था इन्वेसिव स्पीसीज, उनसे 30% का नुकसान होता था हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, जो कि बढ़ के कितना हो चुका है, 33% हो चुका है। और 33% सबसे ज्यादा है, अभी 30% हुआ करता था, ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज से, लेकिन 33% अब बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट डिजीजेस जो हैं वो कितना इफेक्ट करती हैं, हमारा 9% इफेक्ट करती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, जो कि पहले 2% हुआ करती थी। क्लियर पॉइंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2020 में तो 2% जितना भी नुकसान होता था उसमें 2% किसकी वजह से हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से हुआ करता था, जो कि बढ़ के कितना हो चुका है, 9% हो चुका है 2025 में। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन स्टेटस जो है आपका घट चुका है का मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन स्टेटस का मतलब क्या होता है, हम कितने परसेंट स्पीसीज को बचाने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो पहले हमारा हुआ करता था 62% कंजर्वेशन स्टेटस था, ठीक है, 2020 में कितना हुआ करता था कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है, तो 62% कंजर्वेशन स्टेटस था, जो कि 2025 में बढ़ के कितना हो चुका है, 57% हो चुका है। तो 5% कंजर्वेशन स्टेटस भी तो हमारा कम हुआ है ना भाई साहब। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है हमारे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो रीजंस हैं उनमें ज्यादा खतरे दिखाई दे रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, विविधता जहां पे है, विविधता का मतलब क्या है भाई साहब, जहां पे अलग अलग प्रजाति आती हैं, जैसे अलग अलग प्रजाति बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना ज्यादा स्पेसीज है उतना ही ज्यादा वो नेचुरल हैबिटेट खतरे में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि हमें अर्जेंट जरूरत है क्लाइमेट एडेप्टेशन की। ठीक है, जो अभी चेंजेस चल रहे हैं क्लाइमेट का, तो उसको ठीक करने की हमको अर्जेंट जरूरत है, वरना हम एक दिन ऐसा आएगा कि जो अभी 57% कंजर्वेशन रेट है ना, वो घट के 50%, फिर 40%, 30% कम होता चला जाएगा, अगर हमने अभी तक क्लाइमेट चेंज पे कोई डिसीजन नहीं लिया है तो। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमें स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस की जरूरत है, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जरूरत है डिसीजन लेने की, हर एक कंट्री को एक साथ सामने आने की, हर एक कंट्री को मिलकर कदम से कदम मिला करके नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए या फिर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सेव करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद देखते हैं हमें जरूरत है नीड टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक। ठीक है, जो नाजुक इकोसिस्टम है वो तो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उनको बचाने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हल्का सा टेम्परेचर राइज हो गया भैया, वो खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद कोई एक्सट्रीम इवेंट आ गया, ठीक है, तब खत्म, बर्बाद तो कंफर्म होना ही है। तो हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है, क्लाइमेट चेंज ना हो, कार्बनाइजेशन ना हो, हम लोग पॉल्यूशन ना फैलाएं। उसके बाद हमें इंडिजिनस पीपल को बताना पड़ेगा, लोकल लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो इकोसिस्टम में हर एक जीव जंतु जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमको इस इकोसिस्टम को बचाना है तो हमें लोकल एरिया पे काम करना पड़ेगा, लोकल जीव जंतुओं के साथ अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा, पेड़ कम काटो, फ्लोरा फौना को इंप्रूव करने की कोशिश करो भाई साहब, यही हो सकता है। ठीक है,
कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाओ कि भैया, और कौन कौन से प्रोग्राम चला सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने गंगा एक्शन प्लान चलाया हुआ था, ठीक है, गंगा नदी को बचाने के लिए, क्योंकि गंगा नदी में बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनको बेनिफिट होने वाले हैं। यहाँ पे यमुना नदी को हम लोग बचा रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े जंगल है, वेस्टर्न घाट जो देखो हमारा हॉटस्पॉट बना हुआ है नेचुरल वेजिटेशन के लिए, तो उसको बचाने के कितने यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम और चलाए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दो रिपोर्ट हो रही है ना, वो क्या बता रही है, द अंडरस्कोर दैट क्लाइमेट चेंज पोजेस एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्क टू ग्लोबल हेरिटेज। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, हमारे ग्लोबल हेरिटेज को बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पे पहुंचा रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम के लिए। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यार ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, हमारा और रिपोर्ट क्या बताती है, 33% थ्रेट जो है बढ़ चुका है, किसको, ठीक है, हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है हमारी भाई साहब, ठीक है, इसमें भी कौन सी, तो नेचुरल, ठीक है बच्चे, नेचुरल। चलिए, नेचुरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला न्यूज आता है, डिगबोई द पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिगबोई असम में तिनसुकिया में है, ठीक है, असम का। और सबसे पहले इंडिया में यहीं पे पेट्रोल का, तेल का कुआं मिला था, ठीक है, याद रखना। तो ये सबसे पहले हम डिगबोई बात कर रहे हैं, असम के तिनसुकिया में। कहाँ पे है ये, तिनसुकिया में क्या है ये, डिगबोई, ठीक है, डिगबोई है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो जो डिगबोई है द पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, डिगबोई पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया है। और क्यों कहा जाता है, देखते हैं, एक एक चीज के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो आपका जगह है, यहीं से ही जन्म हुआ था, ठीक है, यहीं से ही जन्म हुआ था। किस चीज का जन्म हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ऑयल का जन्म हुआ था। ऑयल, भारत में ऑयल का जन्म हुआ था, भारत में ऑयल मिला था, ठीक है, ऑयल भारत में मिला था, इसको जन्म नहीं लिखते, ठीक है। भारत में पहली बार तेल का जो कुआं था ना, ऑयल वेल जो है, ठीक है, यहीं पर ही मिला था, ठीक है, याद रखना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में यहीं से हुई थी, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए, डिगबोई क्या है। डिगबोई एक इंडिया का पहला ऑयल वेल है, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसे 1889 में मिला था। तो 1889 का एक वो है, 1889 का, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो 1889 में पहला जो हमारा तेल का कुआं मिला था, यानी कि आपका ऑयल वेल मिला था, तो असम के तिनसुकिया में डिगबोई मिला था। और जब ये कुएं की खुदाई की जा रही थी ना, तो एक ब्रिटिशर ने अपने मजदूर को बोला, ठीक है, डिग बॉय डिग, यानी एक लड़के को बोल रहा है, बॉय डिग मतलब खुदाई करो, डिग बॉय डिग। तो वहीं से डिग बॉय का नाम क्या पड़ गया, डिग बॉय, ठीक है, मतलब इसको आगे चलकर डिग बॉय के नाम से हम लोग जाने लगे। और यही हमारा पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया है, क्योंकि सबसे पहली बार 1889 में यहीं पर ही तेल का कुआं मिला था, और यहीं से पेट्रोलियम इंडस्ट्री की शुरुआत हमारे भारत में हो जाती है, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुकी है, ठीक है। चलिए, वही सारी चीज है। उसके बाद देखते हैं, उसके यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी जो बनाई गई, वो एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी है, याद रखना, ठीक है। और 1901 में बनी थी। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे 1889 में क्या था, कुआं मिला था, 1901 में ऑयल रिफाइनरी बनी थी। उसको रिफाइन, कच्चा तेल रिफाइंड थोड़ी होता, उसको तो रिफाइन करने की जरूरत पड़ती, तो रिफाइनरी यहीं पे मिली थी, ठीक है। जो किसके अंडर में ऑपरेट करता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL के अंडर में ऑपरेट करता है, ठीक है। अब देखिए, जब तक जितने भी पुराने आपके ऑयल रिफाइनरीज हैं, जितने भी पुरानी, उन सब में जो बहुत सारी पुरानी है, उनमें वन ऑफ द स्टिल रनिंग आपका रिफाइनरी, यानी कि उतने पुरानी रिफाइनरी में से रेयर केस में कुछ बच गए हैं, जिनमें से एक आपका डिगबोई ऑयल रिफाइनरी है, असम के तिनसुकिया में, ठीक है। अब देखिए, इसको पेट्रोल सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर ही पेट्रोल मिला था, ठीक है, और उसको रिफाइन करने की कोशिश यहीं पर ही की गई थी। और डिगबोई जो है इंडिया का एक तरीके से क्रांति लेके आया था। इंडिया में पेट्रोलियम सेक्टर में एक शुरुआत हुई थी, एक रिवॉल्यूशन आया था, इसलिए हम इसको पेट्रोल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखें, डिगबोई नाम कहां से मिला था, मैंने आपको जैसा कि बताया, एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसने डिग बॉय डिग, यानी खुदाई कर बेटे, खुदाई कर, ठीक, ऐसे बोला, डिग बॉय डिग, तो वहां से इसका नाम पड़ेगा डिग बॉय। क्लियर पॉइंट। और आगे चल के डिग बॉय डिग को डिग बॉय के नाम से जाना जाने लग गया, ठीक है। डिग बॉय जो है हमारे इंडिया में
ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है और ये सिग्निफिकेंटली असम की इकोनॉमी को के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम जो स्टेट है उसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है, इसका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। डेफिनेटली किसी राज्य का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उस राज्य को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा है ना, ठीक है, पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी, तो वो राज्य क्या करेगा, अपने आप ही डेवलप करेगा, ठीक है। अब देखिए टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा वहां पे, तो डिगबोई ऑयल म्यूजियम भी बनाया गया है जो कि इंडिया के पेट्रोलियम हेरिटेज को दिखाता है। उसके बाद सेंटिनरी पार्क भी बनाया गया है, यानी कि जो हमारा 100 साल पूरा हुआ था रिफाइनरी का, उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। असम डेफिनेटली चाय के बगानों के लिए जाना जाता है, तो टी गार्डन है यहाँ पे, ठीक है। कॉलोनियल बिल्डिंग्स है यहाँ पे जो कि ये बताती हैं कि नेचुरल और कल्चरल जो हमारा आसाम का है, नेचर और कल्चर आसाम का कितना ज़्यादा रिच है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो डिगबोई है एक सिंबल बन चुका है हमारी आसाम की ऑयल रिफाइनरी का, या फिर शुरुआत का, और या फिर रिवोल्यूशन का लीगेसी बन चुका है, क्योंकि यहीं से सारी शुरुआत हुई थी। और अभी हम एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आसाम का एक बहुत ही बड़ा रोल दिखाई देता है, ठीक है। और अभी हमारा इंडिया में देखो, हम इंडिया में बहुत ज़्यादा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा 18 से 20% के आसपास ही हम लोग पेट्रोल प्रोडक्शन कर पाते हैं और बाकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन 18 से 20% में भी सबसे ज़्यादा रोल है आपका डिगबोई का आता है। क्लियर पॉइंट। वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें हमारी सरकार कुछ ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होती है, हमारी सरकार कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करती उसके बारे में, हमारी सरकार को निगलेक्ट ही करती है, मैं तो ये मानता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और वहीं पर ये पूरा का पूरा आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला, टॉप 10 इंडियन स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। अब एक आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, जिसमें टॉप 10 जो हमारी सिटीज है ना, ठीक है, हमारी इंडियन सिटीज जो है ना, इंडियन सिटीज में कितनी टॉप 10, ठीक है बच्चों, कितनी सिटीज है, टॉप 10 सिटीज जो है हमारे भारत की, ठीक है, याद रखिएगा। और किस फील्ड में, जिनके पास इंडस्ट्रियल पार्क्स है, जिनके पास क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ठीक है बच्चों, इंडस्ट्रियल पार्क्स है। अब इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सिटी सेंटर देखा होगा, आप लोगों ने जो इंडस्ट्री पार्क देखा ही होगा, या फिर इधर आपका जो ये कहते हैं हम लोग ट्रेजर पार्क वगैरह के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का, इस तरीके का एरिया डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हजारों कंपनियां यहीं पे आएंगी, यहीं पे अच्छा रोड बनेगा, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाएगी, अच्छा ऑफिसेज होंगे, ठीक है। यहाँ पे लेबरों का बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया जाएगा, बारिश वारिश में कहीं इफेक्ट ना हो, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं, याद रखना। तो इंडस्ट्रियल पार्क इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, इसका एक लिस्ट बनाया गया है। सिटीज़ की बात करें, सॉरी स्टेट्स का ही बात करें, सबसे ज़्यादा कितने हैं, तो स्टेट में बात करेंगे तो यही आपका क्या आता है, आपका एक आर्टिकल आता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने एक डेटा रिलीज किया हुआ है कि इंडिया में टोटल 4420 क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल पार्क्स है, याद रखना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा 2025 का डेटा बताया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा टॉप करेगा, वो करेगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या है ये इंडस्ट्रियल पार्क्स, होते क्या है, इंडस्ट्रियल पार्क से प्लांट जोन होता है, प्लांट एरिया होता है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, बढ़िया रोड बिजली सब प्रोवाइड करेगा, जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर फॉर इंडस्ट्री, और एफिशिएंटली कैसे ऑपरेट करने हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये जो पार्क है हेल्प करते हैं किस चीज में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं। आप सोचो ना, हजारों कंपनियां एक साथ काम कर रही है तो कितने लोगों को वहाँ पे नौकरियां मिलेगी, हजारों कंपनियां एक साथ वहाँ पे काम कर रही हैं तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितना एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो उनमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन इनके होने से होता है, जो इंडस्ट्रियल पार्क के आने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया ने अपना मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लिया है, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लिया है, यानी कि जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके की स्कीम भी इंडिया चलाता है। जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके का आपका
स्कीम में इंडिया लेकर के आता है। तो सारी की सारी आप चीज़ों को देखोगे तो इंडस्ट्रियल पार्क से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के लिए क्या, किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे टॉप 10 की बात देख लेते हैं। तमिलनाडु में 650 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, महाराष्ट्र में 625 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क 600 हैं, राजस्थान में 325 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, कर्नाटका में 250 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, आंध्र प्रदेश में 200 हैं, उत्तर प्रदेश में 180 हैं, हरियाणा में 150 है, तेलंगाना में 120 और मध्य प्रदेश में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। ये टॉप करता है आपका तमिलनाडु। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि किस राज्य में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, तो आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, और कितना है, तो 650 है। और ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी होते हैं। ठीक है, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट कैपेसिटी इसलिए क्योंकि पूरे एरिया में बिजली अच्छी है, मजदूर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन होगा तो ही तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे पूरे एरिया में इंडिया का पूरे एरिया में वर्ल्ड लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ जाता है, रीजनल ग्रोथ बढ़ जाती है, हमें सस्टेनेबल ग्रीन एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग तरीके के दिमाग वहां पहुंचेंगे, एक्सपर्ट वहां पहुंचेंगे, वो सभी आइडियाज देंगे। तो ये एक इंडिया का हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है अगर इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं तो। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये क्या है, ठीक है, इनोवेशन इंडस्ट्रियल जोन अंडर IPRS 3.0। ठीक है, ये आपका स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आता है स्मार्ट सिटी मिशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी इन अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है, SMC। ठीक है बच्चे, याद रखना, SCM स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, किस लिए, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सके अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अर्बन मतलब शहरों की बात कर रहे हैं हम लोग, शहरीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण में यानी कि शहर के लेवल पे डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिटीज की क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे, एनर्जी एफिशिएंटली यूज करके। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा करके। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना। तो एफिशिएंटली इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ को समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन और एनर्जी एफिशिएंसी इन अर्बन डेवलपमेंट ये न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। इंडिया का जो स्मार्ट सिटी मिशन यानी SCM है, फोकस करता है सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी। कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत लगातार विकास होता रहे हमारी सिटीज का, लगातार हम लोग अपनी सिटीज में विकास करते रहें। ठीक है, और कैसे, एनर्जी एफिशिएंसी से। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी हमारा खर्चा ना आए, या फिर अगर कम एनर्जी से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते तो कम एनर्जी से प्रोडक्शन करें। यानी हम फायदे के बारे में सोचें, एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो कम कॉस्ट आए उसकी, और अगर एनर्जी कम लग रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उसको कम ही करना चाहिए, है ना। तो याद रखना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ठीक है, कि एक इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए हम सिटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ठीक है, और एक हमारा प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC एंड लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। लो एमिशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कार्बन एमिशन को कम करना, कार्बन एमिशन को काटना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे ऐसे स्कीम चला रहे हैं जो कि शहरों को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए, ठीक है, ना कि किसी और जरिए। क्लियर पॉइंट, यानी कि हम इसमें उन सारे मेथड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जिनसे कि एनर्जी मेंटेन हो पाएगी, एनर्जी एफिशिएंटली हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे चलिए कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो सिटीज है ना, ठीक है, 50 से 60% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को एमिट करती हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका कितना 50 से 60%, ठीक है, कार्बन यानी ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कितना 50 से 60% कार्बन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
याद रखें 50 से 60%। कौन निकालता है? तो शहरों से आते हैं, गांव से नहीं आते। गांव में तो भैया खेत खलिहाने, पेड़ पौधे, अच्छा ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ आ रहा भाई, है ना, वो हीट को ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा 50-60% शहरों से ही आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए शहरों में हो जाता है। तो जहां से हमारा ग्लोबल वार्मिंग 50 से 60% हो रहा, तो डेफिनेटली उसको रोकने की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए पूरा मिशन चलाया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। और जो पूरा जो मिशन होगा ना, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्टली इसको चलाया जाएगा, यानी एआई का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, साफ तौर पे याद रख लेना, ठीक है। एआई का इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए, एनर्जी को मैनेज करने के लिए, वाटर को मैनेज करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब कुछ के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे। और वेस्ट जो हमारे पास है, ठीक है, वेस्ट सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इस पॉइंट पर भी हम लोग इस मिशन में डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो शहरों में जो एनर्जी जा रही है, बिजली जा रही है, उसका सही से इस्तेमाल करके हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसमें कौन कौन से एरियाज हैं जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है? बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, और उनको ठीक कैसे किया जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो आपका सिटी मिशन चला रहे हैं, ठीक है, उस मिशन के अंडर में सबसे पहले बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। और बिल्डिंग पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रिट्रोफिटिंग विद एफिशिएंट हीटिंग वेंटिलेशन, ठीक है, हीटिंग वेंटिलेशन उन बिल्डिंग के ऊपर लगाएंगे जो कि सन की जो लाइट है ना, उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। एयर कंडीशन जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर ले बिल्डिंग। लाइटनिंग है, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड लाइक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एक्सेस, ये गृह नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्डिंग्स को रेटिंग देता है कि कौन सी बिल्डिंग ज्यादा नुकसान वाली है, कौन सी बिल्डिंग कम, तो बिल्डिंग्स को रेटिंग दी जाती है गृह। तो रेटिंग दिलवाएंगे, जिस बिल्डिंग की रेटिंग कम होगी उस बिल्डिंग पे काम करेंगे फिर से कि नहीं भैया इसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद आप देखना लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी आपका इस तरीके की रेटिंग ही देती है किसी भी शहरों को, ठीक है। वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर को मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल किया जाएगा किसके जरिए, ठीक है, SCADA यानी कि स्मार्ट मॉनिटरिंग विया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये सब कुछ उस शहर में मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा, ठीक है बच्चे। इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, IoT के नाम से हम लोग जानते हैं, IoT का इस्तेमाल किया जाएगा, AI का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इन सबको अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर सकें, मैनेज कर सकें, रीयूज कर सकें। रीयूज का मतलब अगर पन्नी वन्नी है, प्लास्टिक है, तो उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बार बार क्यों ना इस्तेमाल करें, क्यों पोल्यूशन फैलाएं, ठीक है। रिसाइकल करने की कोशिश करें, हम अपनी एनर्जी के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें, कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करें, इस तरीके। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हम लोग इंडिविजुअली बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ना चले, कार लेके जा रहे हैं बड़े बड़े, भैया पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल आपको लग रहा है कि आपका पैसा लग रहा है, नहीं भाई, देश का भी तो रिसर्च लग रहा है ना, ठीक है। जितना हम लोग पेट्रोल आपकी वजह से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमें एक्सपोर्ट पैसा देना पड़ रहा है इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं पॉलिसी सपोर्ट में, ठीक है, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था 2001 में, जिसमें ये बताया गया था कि हाउ टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपका आया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी ताकि ये डिसाइड करें, सोचें कि कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड द फ्रेमवर्क प्रमोट स्मार्ट ग्रिड स्टोरेज एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, यानी कि इस तरीके के मेथड अपनाए जाएंगे इन सब के द्वारा, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके और उससे कहीं पॉल्यूशन ना फैले, ग्लोबल हीट ना बढ़े, सारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाए। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट सिटीज जो है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है, और अट्रैक्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पाथ टू नेट जीरो। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये क्यों मिशन चला रहे हैं। अगर हमारे मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो कार्बन एमिशन बहुत ही कम हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट आएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो इंडिया का
एक मोटिव है कि 2027 तक जाते जाते हम लोग नेट जीरो का टारगेट, नेट जीरो एमिशन का टारगेट बनाएंगे। यानी कि 2027 तक जाते जाते हम लोग कार्बन एमिशन 0 कर देंगे, 0% कर देंगे। ये जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ हमारा एक अच्छा कदम भी बढ़ सकता है भाई साहब। तो ओवरऑल देखा जाए तो SCM जो है ना, इंडिया की एनर्जी एफिशिएंसी को ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रैक ड्रिवन और रेसिलेंट अर्बन एनर्जी सिस्टम। रेसिलेंट अर्बन एनर्जी सिस्टम का मतलब ये है कि हम कम से कम वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए सवाल जवाब जो आपके दिमाग में होंगे उनका सॉल्यूशन लेकर के। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।